गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऐसा है, हम लोग देख रहे थे मीटिंग्स के बारे में। ऑलरेडी हमने सेक्शन 101 से लेके 110 तक, इनफैक्ट वैसे तो 11 अगर छोड़ दें तो 12 भी देख चुका है, 13 भी देख चुका है, 14 भी देख चुका है। तो सेक्शन वाइज अगर मैं बताऊं आपको तो सेक्शन नंबर 101 नोटिस के बारे में था। नोटिस के बारे में हमने डिटेल में चर्चा की है, नोटिस कैसा होना चाहिए, कितने दिन का होना चाहिए। फिर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट 102 103 कोरम, चेयरमैन, प्रॉक्सी, रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स, ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वैसे। तो मैंने आपको बताया ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन पे भी कई बार क्वेश्चन आते हैं बट कम मार्क्स के आते हैं, एक एक दो दो मार्क के क्वेश्चन दिखेंगे आपको इस पे। फिर वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स, ये कोई काम का नहीं है। ई वोटिंग और पोस्टल बैलेट सिमिलर प्रोसेस है, बहुत ही कम चांस है क्वेश्चन आने के, बट जब आते हैं तो सीधा 7-8 मार्क के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वैसे तो ये सी कैटेगरी में होना चाहिए, बट फिर भी आते हैं कई बार इस पे क्वेश्चन। न्यू कोर्स में कम आए हैं, न्यू यानी जो अभी चल रहा है, अब आने वाला है वो तो पता नहीं अब कब आता, बट जो अभी चल रहा है उसमें कम आए हैं। उसमें एक ही बार शो ऑफ हैंड्स पे, सॉरी, इस पे आया है ई वोटिंग पे। बट ओल्ड कोर्स में कई बार आया था जो आईपीसीसी हुआ करता था, उसमें क्योंकि 8-8 मार्क के क्वेश्चन भी आते थे, तो इसमें अभी कम आते हैं। अभी एमसीक्यू भी आ गया है। फिर पोल, पोल देखा हमने, पोस्टल बैलेट ये देखने का है 111, 111 छोड़ दो तो 112, 113, 114 भी देख चुके हैं हमने। तो अभी अपन 96 से शुरुआत करने वाले हैं आज, ठीक है, जो कल ही करने वाले थे, बट कल हमारा क्वेश्चन बैंक में ही पूरा टाइम चला गया। तो 96 क्या बोलता है? एनुअल जनरल मीटिंग, जैसा कि नाम से ही समझता है, वार्षिक आम सभा या आम बैठक। तो वार्षिक हर साल एक बार होगी, ये एनुअल है। और इसमें हम करते क्या हैं, तो आपको याद होगा सेक्शन 102 में मैंने बताया था 4 चीज़ें की जाती है। हमने कितना प्रॉफिट कमाया ये देखा जाता है, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखे जाते हैं। वो अडॉप्ट किया जाता है, अडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स, याद है, 4 ऑर्डिनरी बिजनेस। फिर डिविडेंड बांटा जाता है। डिविडेंड जो कमा लिया वो तो ठीक है, बट हमको क्या मिलेगा इसमें, तो डिविडेंड बांटने का काम किया जाता है। अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड अपॉइंटमेंट एंड फिक्सिंग द रिम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर्स, ये 4 ऑर्डिनरी बिजनेसेस होते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में। जाहिर सी बात है, हम जब एनुअल जनरल मीटिंग की बात कर रहे हैं तो पिछले साल की मीटिंग इस साल होगी, यानी ये अगले साल पता लगेगा हमको कि पिछले साल क्या प्रॉफिट कमाया है। तो ये हमेशा एक साल बाद होती है। तो अगर ये साल चालू है तो जैसे ही मार्च खत्म होगा इसके बाद मीटिंग होगी कि हमने पिछले साल जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए उसको ऑडिट किया जाएगा, तो फिर अडॉप्ट किया जाएगा, उस पर डिविडेंड बांटा जाएगा। तो ये सब चीज़ें बाद में होती है। पहले साल बीत गया, साल भर मुझे अधिकार नहीं होता कि मैं कंपनी में जाके पूछ सकूं। साल भर मुझे ऐसा अधिकार नहीं है कि ये ट्रांजैक्शन क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों किया गया। तो मैं वहां जाके अगर कुछ करना भी चाहूंगा, मैनेजमेंट में हिस्सा लेना चाहूंगा, तो मुझे भगा दिया जाएगा, तो मुझे अधिकार नहीं होता। लेकिन एक दिन मिलता है मुझे मैनेजमेंट से, फिर जो भी सवाल पूछना है मैं उस दिन पूछ सकता हूँ। और मुझे लगता है कि ये लोग प्रॉपर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो मैं उनका अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, ये सब भी डिसाइड कर सकता हूँ। तो एक दिन मिलता है जब मैं सवाल पूछ सकता हूँ, वो होता है एनुअल जनरल मीटिंग। साल में एक बार ये होगी। अब जब हम बात करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग की, तो इसमें सेक्शन नंबर 96 में अलग अलग प्रावधान बताए गए हैं। सेक्शन 96 बोलता है, जैसे आपका साल खत्म हुआ, जैसे हम अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर 2022 2023 की, तो आपका फाइनेंशियल ईयर, अब यहाँ प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर कॉन्सेप्ट नहीं लगता, फाइनेंशियल ईयर है सिंपल। तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 के जो प्रॉफिट्स वगैरह हैं ये हमको बाद में बुक्स वगैरह बनेंगे तब पता लगेगा। तो एनुअल जनरल मीटिंग होती कब है, तो इसके लिए 3 रिक्वायरमेंट बताई गई है सेक्शन 96 में। पहली रिक्वायरमेंट है फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी जो 31 मार्च 23 को जब ये ईयर खत्म होगा, इसके बाद 6 महीने के अंदर, विद इन 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर होना चाहिए, विद इन 6 मंथ, ये पहली रिक्वायरमेंट है। तो विद इन 6 मंथ फर्स्ट रिक्वायरमेंट है सेक्शन 96 की। दैट मीन्स अगर मेरा 31 मार्च 2023 को फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, तो 6 महीने के अंदर, दैट मीन्स सितंबर तक के मेरी एजीएम हो जाना चाहिए, एनुअल जनरल मीटिंग 30 सितंबर के पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि मार्च से अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो 6 महीने सितंबर तक।
तो एक डेट आती है आपकी सितंबर, 30 सितंबर तक हो जाना चाहिए, सितंबर 23। फिर दूसरी एक और रिक्वायरमेंट है, सेक्शन 96 बोलता है हर साल एक एनुअल जनरल मीटिंग तो आपको लेना ही है। देयर शुड बी वन एजीएम इन ईच ईयर। तो ईच ईयर वर्ड यूज किया है। जब हम जनरल क्लॉजेस एक्ट पढ़ेंगे और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा ईयर का मतलब। जब भी ईयर वर्ड लिखा होता है कोई भी कानून में सिर्फ ईयर, अगर फाइनेंशियल ईयर नहीं लिखा है, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर नहीं लिखा है और कुछ डिफाइन नहीं किया है, तो ईयर मीन्स ब्रिटिश कैलेंडर ईयर। तो ईयर का मतलब जब भी हम कहीं भी ईयर बोलेंगे तो कैलेंडर ईयर। तो एक साल में एक मीटिंग होना ही चाहिए। तो 2022 में एक मीटिंग हुई होगी। कौन सी मीटिंग? तो इसके पहले के साल की। तो इसके पहले का जो भी साल है उसकी एजीएम यहाँ पे हुई होगी, प्रीवियस एजीएम। तो 21-22 की एजीएम हुई होगी, इसके पहले का जो साल है। ये भी सितंबर के पहले कहीं हुई होगी। पिछला साल जो था, इस साल की एजीएम, एजीएम प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर मीन्स यहां से अगर हम देखें तो 21-22। तो ये एजीएम कौन सी है? ये 21-22 की एजीएम है। तो 21-22 की एजीएम यहां हुई होगी। दूसरे साल एक एजीएम होना चाहिए, तो हर साल एक एजीएम होना चाहिए। तो दूसरा साल अब यहां से अगर हम देखें तो इसके बाद का साल आता है 2023। 2022 में एक एजीएम हुई ना, तो 2023 में एक एजीएम होना चाहिए। तो हर साल इन ईच ईयर एक एजीएम होना चाहिए। ठीक है। तो कभी भी एक ही एजीएम रहेगी पूरे साल भर में, कभी दो एजीएम नहीं दिखेगी आपको। अगर एक एजीएम हो चुकी है उसके बाद और कोई डिसीजन लेने बचे थे तो आप उसके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला सकते हैं, ईजीएम। लेकिन एजीएम एक ही होगी इन ईच फाइनेंशियल ईयर, एक साल में एक। और तीसरी एक रिक्वायरमेंट है, दो एजीएम के बीच का गैप। ये जो एजीएम है यहां से जो आपकी नेक्स्ट एजीएम रहेगी जहां भी होगी, इसका जो गैप है, ये गैप मैक्सिमम 15 मंथ्स होगा। यानी यहाँ की एजीएम कहाँ हुई थी उससे डिसाइड किया जाएगा आपकी अगली एजीएम कहाँ तक हो जाना चाहिए, 15 मंथ्स। तो तीन रिक्वायरमेंट बताई गई है इस पर्टिकुलर सेक्शन में। पहली रिक्वायरमेंट है विद इन 6 मंथ्स वाली। दूसरी रिक्वायरमेंट है एक साल में एक एजीएम होना चाहिए। और तीसरी रिक्वायरमेंट है मैक्सिमम गैप बिटवीन टू एजीएम, ये दो एजीएम के बीच की गैप है। दो एजीएम्स के बीच में मैक्सिमम गैप 15 मंथ्स हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होना। इससे ज़्यादा अगर गैप हो रही है तो कॉन्ट्रवेंशन हो जाएगा सेक्शन 96 का। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। केस 1 थर्ड वाले पॉइंट के लिए। तो फर्स्ट तो सिंपल है विद इन 6 मंथ्स। तो ये एक डेट तो फिक्स वही आएगी हमेशा, 30 सितंबर, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर आपका खत्म होता है 31 मार्च को। कुछ केसेस हम देखेंगे जहाँ पे फाइनेंशियल ईयर आप अलग केस में भी, अलग ईयर में भी, अलग टाइम पे भी खत्म कर सकते हैं, बट वो फॉरेन कंपनीज वगैरह की केस में होगा, तो वो अलग से अभी हम छोड़ देते हैं। अभी फिलहाल ध्यान रखो 31 मार्च को खत्म होता है। पहले अलाउड था कि आप कोई भी फाइनेंशियल ईयर रख सकते थे, बट अभी कंपल्सरली डिफाइन किया है कि आपका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को ही खत्म होना चाहिए। तो भारत में जितनी भी कंपनीज है सबके फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को ही खत्म होते हैं। ठीक है। तो अब ये अलाउड नहीं है। कई बार पहले ऐसा होता था, अकाउंट्स में भी क्वेश्चन आता था कि कोई एक कंपनी 30 जून को खत्म कर रही है अपना फाइनेंशियल ईयर। तो ऐसा पहले दिखता था, बट आजकल अब कंपनी के केस में नहीं दिखेगा। प्रोप्राइटर भले ही कुछ भी कर सकता है, बट कंपनीज एक्ट बोलता है कि फाइनेंशियल ईयर शुड एंड ऑन 31। ठीक है। अब यहाँ पे जब एक एग्जाम्पल के हिसाब से देखो तो समझो पहली एजीएम, इसके पहले की जो एजीएम है प्रीवियस एजीएम, ये हो चुकी है अगर समझो 17 अगस्त को, अगस्त में ही ले लिया था, जल्दी ले सकते हैं 17 अगस्त, या अपन सिंप्लिसिटी के लिए 17 का को करते हैं, अपन सिंप्लीफाई करते हैं ना, काय को 31 अगस्त है। जबरदस्ती दिन गिनने में, अपन कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना अभी। 31 अगस्त मान लो। 31 अगस्त को अगर एक एजीएम हुई थी तो अगली एजीएम के बीच में गैप कितनी होना चाहिए? तो मैक्सिमम 15 होना चाहिए। तो अगली एजीएम जो है, तो 31 अगस्त से 31 अगस्त तक के एक साल हो गया, 12 महीने।
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो इसके हिसाब से दूसरी जो डेट आएगी ये आएगी 30 नवंबर। बट अगर आप 30 नवंबर को लेंगे मीटिंग तो ये वाली डेट कॉन्ट्रवीन हो जाएगी आपकी, और इसीलिए ये डेट आपके लिए इररिलेवेंट हो जाएगी। आपको मीटिंग कहाँ तक लेना है, यहाँ तक ले ही लेना पड़ेगा, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट हो जाएगी 30 सितंबर। दिस इज द फाइनल डेट जहाँ तक आप एजीएम ले सकेंगे, ठीक है। अब यहाँ तो ठीक है, लेकिन कोई कंपनी ने समझो बहुत ही जल्दी एजीएम ले लिया, हो सकता है कोई कंपनी बहुत जल्दी में थी, उसको जल्दी से अपने अकाउंट्स रेडी करना था, कुछ आगे बड़े कोई डिसीजन लेना है जैसे कोई अमलगमेशन, मर्जर्स, तो उन्होंने सोचा जल्दी जल्दी फाइनलाइज करते हैं और अगले साल की बुक्स प्रॉपरली चालू हो जाएगी। तो इन लोग सोचते हैं चलो अपन जल्दी 30 अप्रैल को ही, 30 अप्रैल को इन्होंने एजीएम ले लिया था, तो 2022 में 30 अप्रैल को इन्होंने एजीएम ले लिया। अब यहां से अगर आप देखो 15 मंथ्स, तो 30 अप्रैल से 30 अप्रैल 23 तक के 12 महीने हो गए, फिर हाँ जून जुलाई तक के आएगी, अप्रैल मई जून जुलाई, तो जुलाई तक यहाँ पे आ रही है आपकी दूसरी डेट 31 जुलाई, क्या आएगी 31। अब ये जुलाई आ रही है आपकी डेट, यहाँ पे 31 जुलाई इज द ड्यू डेट। अब अगर आप 30 सितंबर को ड्यू डेट मानोगे तो ये 31 जुलाई वाली डेट कॉन्ट्रवीन हो जाएगी, इसीलिए अब आपके लिए ये डेट रिलेवेंट नहीं है, अब आप इस डेट को नहीं मानोगे, अब आप ये डेट को मान। तो ऐसा आपको इंटरप्रिटेशन लेना है कि तीनों डेट्स प्रॉपरली फॉलो हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए आप अगर ये ले रहे हैं तो ये कॉन्ट्रवीन हो गया, आप अगर ये ले रहे हैं तो ये कॉन्ट्रवीन हो गया। तो पहले की एजीएम कब हुई थी वहां से डिसाइड किया जाता है आपकी नेक्स्ट एजीएम कब होगी। तो एक दो दो रूल तो एकदम सिंपल है, एक साल में एक, इसमें कोई दो राय नहीं, एकदम सिंपल सा है, इसमें कोई एम्बिग्यूटीज नहीं है। दूसरी केस में भी 6 महीना, ये भी एक सिंपल सी एक ही डेट आएगी, बट ये वाली डेट जो है ये फ्लक्चुएट हो सकती है, जो आपका 15 मंथ्स की गैप हो रही है, 15 मंथ्स यहाँ पे होते हैं, तीन मंथ्स यहाँ पे हो रहे हैं, तो 15 मंथ्स आपके लिए यहाँ इररिलेवेंट हो जाएंगे केस 2 की अगर हम बात करें तो। लेकिन जब सेकेंड केस की, सॉरी केस 1 की, केस 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 31 जुलाई यहाँ तक के हो जाना चाहिए, यहाँ पे होते हैं आपके 15 मंथ्स, तो 15 मंथ्स ये वाली डेट जो है ये आपके लिए रिलेवेंट हो जाती है, फिर आप 30 सितंबर वाली डेट को फॉलो नहीं, ठीक है। सिंपल है, 3 रूल है। पहला रूल, इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो फर्स्ट रूल है विद इन 6 मंथ्स, दूसरा रूल इन ईच ईयर एक एजीएम होना चाहिए, तीसरा रूल मैक्सिमम गैप जो है 15 मंथ्स की हो। तो ये तो सिंपल 3 पॉइंट्स में हमने लिख दिया, लेकिन इसको एक्चुअल में एक्ट में प्रोविजो के रूप में लिखा हुआ है, बाद में आसान शब्दों में भी दिया हुआ है, बट पहले एक्ट की लैंग्वेज हम समझते हैं और फिर हम देखते हैं ये कैसे क्या फॉलो किया जाएगा। और ये ध्यान रखो ये कभी भी सब्सिक्वेंट एजीएम की बात हो रही है, फर्स्ट एजीएम को ये रूल नहीं लगेगा, क्योंकि सोच के देखो फर्स्ट एजीएम कब होगी, क्या पहले साल आपकी कोई एजीएम होगी क्या? आपका साल है, समझो आपने कंपनी चालू की है इसी साल, तारीख नहीं लेता हूँ, 1 अप्रैल, समझो 30 सितंबर को आपने, सितंबर भी नहीं लेते फिर आप, तो मान लो 16 जून को आपकी कंपनी चालू हुई, तो यहाँ पे कंपनी शुरू हुई, तो इसका फाइनेंशियल ईयर खत्म कब होगा? अगेन 31 मार्च को ही होगा, 31 मार्च जो भी है समझो 2022 2023 को खत्म होगा। अगर ये फर्स्ट ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन है तो आपको ये वाला रूल नहीं लगता सबसे पहले तो कि हर साल एक एजीएम होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर आपका 2022 था, तो 2022 में कोई भी एजीएम नहीं होगी, क्योंकि एजीएम का मकसद क्या है? आपको पुराने साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखना है, का डिविडेंड बांटना है, फिर ऑडिटर्स डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट है, तो ये सब फर्स्ट ईयर में, तो जब आपकी कंपनी अभी चालू ही हुई है तो इसके पहले तो कोई साल था ही नहीं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स अडॉप्ट करने का सवाल ही नहीं आता, वैसे ही उसका डिविडेंड बांटने का सवाल नहीं आता, और इसीलिए फर्स्ट ईयर में एजीएम नहीं होती। जो फर्स्ट एजीएम होगी वो आपकी सेकेंड ईयर में होती, और इसके लिए टाइम अलग बताया है, इसको ये नॉर्मल रूल जो ऊपर हमने बताया वो नहीं लगता, इसको जो है इसको सिंपली एक रूल है, इसमें कोई भी
ईयर वाला रूल नहीं है कि हर साल एक एजीएम होना चाहिए। प्रीवियस एजीएम से वाला रूल भी नहीं लगेगा, क्योंकि प्रीवियस एजीएम ही नहीं है इस केस में, तो इसके पहले की एजीएम ही नहीं है, तो यहाँ पे फर्स्ट एजीएम में प्रीवियस एजीएम देख ही नहीं सकते आप। तो यहाँ पे एक ही रूल लगता है, सीधा सीधा 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो जहां फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ वहां से 9 months, यानी यहाँ पे एक ही आता है 31 दिसंबर, तो एक ही डेट आती है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया फॉर फर्स्ट एजीएम। फर्स्ट एजीएम सेकेंड ईयर में होती है, और ये जो ऊपर दिया है ये सब्सिक्वेंट एजीएम के लिए है। इसके बाद की फिर एजीएम जो है ये ऐसी होगी जैसा ऊपर हमने देखा। ठीक है, अब अगर आपने इस टाइम में नहीं ले पाए एजीएम तो क्या होगा? तो अगर आपका ये टाइम प्रॉपरली आप इस टाइम पे नहीं ले पाए, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम देने का अधिकार है, ये टाइम बढ़ा के दिया जा सकता है बाय 3 months। ये एक्सटेंशन दिया जा सकता है आरओसी के द्वारा। तो आरओसी एक्सटेंड कर सकता है 3 महीने तक। दैट मीन्स मैक्सिमम यहाँ पे भी दिसंबर की डेट आ जाएगी, 31 दिसंबर तक के किया जा सकता है। तो 30 सितंबर है ही, बट अगर आप उतने टाइम में नहीं ले पा रहे हैं तो आरओसी के पास आप जाके उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमको एक्स्ट्रा टाइम दो, तो 3 महीने बढ़ा के दे सकता है। ये सिर्फ सब्सिक्वेंट एजीएम में दे सकता है, फर्स्ट एजीएम में आरओसी को पावर नहीं दिया गया है। आरओसी कैन नॉट एक्सटेंड द टाइम फॉर फर्स्ट एजीएम। फर्स्ट एजीएम में ऑलरेडी दिसंबर की डेट मिल ही रही है, ऑलरेडी एक्सटेंडेड टाइम मिल रहा है, तो आपको फर्स्ट एजीएम में एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे सकता, आरओसी को ये पावर नहीं है। ठीक है, तो ये एक्चुअल वर्डिंग्स पूरी पढ़ते हैं पहले हम, फिर हम इसको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में भी देखेंगे। बुक में एकदम सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में दिया है आपको, देखते हैं। ये बना लिया करो, काम आएगा ये। ठीक है, तो पढ़ते हैं इतना। पेज नंबर 11.34 पे हम पहले एक्चुअल वर्डिंग्स ऑफ द एक्ट पढ़ेंगे, और फिर उसको आसान शब्दों में आगे दिया है वो अपन पढ़ेंगे। एनुअल जनरल मीटिंग, सेक्शन नंबर 96। एवरी कंपनी अदर देन ओपीसी, ओपीसी को ये कोई भी रूल नहीं लगते। एक सेक्शन है सेक्शन 122, आपको बुक में नहीं दिखेगा क्योंकि वो लिखने की जरूरत नहीं थी। उसमें सिंपली ये बोला है कि ये जितना भी एजीएम ईजीएम वाले रूल है ये ओपीसी को नहीं लगते। नोटिस भेजने वगैरह के, सोच के देखो, 1 पर्सन कंपनी, अकेला मेंबर है, खुद ही नोटिस लिख रहा, खुद को भेज रहा, फिर घर जाके पढ़ रहा, फिर आएगा मीटिंग में, कोई मतलब है क्या? तो नहीं, तो ये सब रूल्स उनको नहीं लगते, ओपीसी को मीटिंग के रूल्स ही नहीं लगते। ऐसा नहीं है एजीएम नहीं लेना है, एजीएम तो रहती है उनकी भी, बट अलग प्रकार से। वो अकेला आता है, बैठता है, एक पेपर पे लिख देता है कि ये सब मैं रेजोल्यूशन डिसीजंस ले रहा हूँ, कंपनी को हैंड ओवर कर देता है, कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन, कंपनी को दे देता है, और कंपनी इसकी फाइलिंग कर देती है आरओसी में, एजीएम हो गई। इसमें कोई नोटिस वगैरह ये सब के रूल, कोरम के रूल, ये सब नहीं। ठीक है, सेक्शन 122 यही बोलता है, इस चैप्टर का आखिरी सेक्शन है। तो आखिरी सेक्शन में सिर्फ ये बोला है कि इसमें जो भी लिखा है ये ओपीसी को नहीं लगेगा। ठीक है, फिर 123 से डिविडेंड का चैप्टर चालू होता है। तो एवरी कंपनी, हर कंपनी को लेना है, ये कोई भी कंपनी हो, ये पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, या समझो गवर्नमेंट कंपनी है, कोई भी कंपनी हो, हर कंपनी को इन ईच ईयर, शैल इन ईच ईयर। जब ईयर बोला तो ईयर का मतलब है कैलेंडर ईयर। ठीक है, तो इन ईच ईयर, तो कैलेंडर ईयर माना जाता है। तो अपना जो कैलेंडर ईयर चलता है जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तो जनवरी फरवरी, और वो भी ब्रिटिश कैलेंडर ईयर होना चाहिए। तो अपना हिंदी कैलेंडर नहीं चलेगा। आप बोल रहे चलो अभी चालू करते हैं अपन, बसंत पंचमी है यहाँ से चालू कर रहे, तो ऐसा नहीं चलेगा।
तो वैसे उन्होंने भी अपना कैलेंडर चोरी किया है, बट अल्टीमेटली अपने को उनका ही कैलेंडर बोल के फॉलो करना पड़ता है। इन्होंने सब चोरी किया है, बताया था मैंने फाउंडेशन में आपको। तो ब्रिटिशर्स ने अपना ही कैलेंडर उठाया है पूरा। तो उन लोग इसीलिए जो सितंबर है वो 7th मंथ होना चाहिए, तो सितंबर, अक्टूबर 8th होना चाहिए, ऑक्ट है वो, बट वो 10th आता है। तो वो अपने हिसाब से अपना मार्च से चालू होता है, होली के बाद से। इसे अगर आप पकड़ो तो बराबर सितंबर 7th आएगा, अक्टूबर 8th आएगा, नवंबर 9th आएगा, नवम है वो 9th, दिसंबर 10th आना चाहिए, जबकि वो 12th आ जाता है। तो उन्होंने चुराया नाम अपने यहाँ से, और फिर बाद में उन्होंने अपने हिसाब से उसको ऑल्टर कर दिया। फिर उन्होंने सेंट वगैरह के नाम से यूज़ कर लिया, तो सेंट अप्रैल है तो अप्रैल हो गया, तो ऐसा चालू कर दिया। बट अल्टीमेटली अपने से चुराया गया है वो पूरा। पहले अपना ही कैलेंडर यूज़ किया और उसके बाद उसको ऑल्टर कर दिया। ये कुछ चीज़ों में, 2-3 चीज़ों में अपनी जो क्या बोलते हैं, माइथोलॉजी बोलना भी गलत होता है, अपना जो पूर्वज लोग मानते थे वो बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। और एक दूसरा ग्रीक वाले जो मानते हैं, ग्रीक वाले भी बहुत एडवांस थे इसमें। तो ग्रीक माइथोलॉजी में भी बहुत सिमिलर प्रकार की चीज़ें भी बहुत फॉलो किया जाता है। तो बिल्कुल सिमिलर है, उसमें जो चीज़ है वही अपने इसमें भी दिखेगा आपको। जैसे अपने इसमें ये प्लैनेट्स हैं, वैसे ही उनके इसमें भी प्लैनेट्स हैं, उनके सेम पावर्स भी सेम दिया है जो उसमें है। जैसे अपने यहाँ गुरु है, तो वैसे ही उनके इसमें जैसे जुपिटर है, तो ग्रीक माइथोलॉजी में जोव नाम है उसका, इसीलिए मेरे लैपटॉप का नाम जोव है। तो मेरे मोबाइल का नाम भी जोव है और लैपटॉप का नाम है जोव जूनियर, क्योंकि गुरु है अपना, यही सिखाता है अपने को पूरा। मैंने उस हिसाब से इनके नाम रखा हूँ। तो हर चीज़ के नाम रखता हूँ मैंने बताया था आपको ये भी। तो जो मेरे मोबाइल का नाम है, क्योंकि वो मेरा गुरु है, मेरे को कुछ भी डाउट है मैं उसमें गूगल करूँ तुरंत मिल जाएगा, हर चीज़ वो सॉल्व कर देता है, गुरु हो गया। और जो जूनियर, ये जूनियर गुरु है, हमेशा काम नहीं आता, बट अगर ज़रूरत है तो ये भी ओपन करके देख सकते, बट मोबाइल बड़ा गुरु है, इसलिए मेरा मोबाइल है जोव और ये जोव जूनियर। तो जोव यानी जुपिटर, गुरु, गुरु है ये अपना, ऐसा नाम रखा हूँ मैंने। खैर, तो हाँ, बाइक का नाम तो डुग डुग रख दिया, कोई काम का नहीं है वो। तो वैसे वो सैटर्न से मैच होता है। वैसे तो देखे तो ये जितनी टेक्नोलॉजी है वो राहु से मैच होती है। खैर अब जान दो कहाँ अपन जा रहे हैं। तो वापस आते हैं, तो इन ईच ईयर बोला है, तो ईयर यानी हम कैलेंडर ईयर बोलेंगे, और वो भी ब्रिटिश कैलेंडर, ब्रिटिश कैलेंडर ईयर। तो every company other than OPC shall in each year in addition to any other जनरल मीटिंग, कोई और जनरल मीटिंग लोगे तो लोगे, वो चलेगा, उससे कोई लेना देना नहीं, ये आपको लेना ही है। इन एडिशन टू एनी अदर मीटिंग्स अ जनरल मीटिंग, तो शैल होल्ड इन एडिशन टू एनी अदर मीटिंग अ जनरल मीटिंग एज इट्स एनुअल जनरल मीटिंग। तो ये एनुअल जनरल मीटिंग नाम से लिया जाता है। और जितने भी नोटिस वगैरह सब में लिखा रहेगा कि एजीएम होने वाली है, सिर्फ जनरल मीटिंग नहीं लिखा होगा। तो आपने नोटिस की जो ड्राफ्टिंग स्किप किए थे फाउंडेशन लेवल पे, कुछ लोगों ने पढ़े थे, कुछ लोगों ने स्किप किए थे, तो उसमें आप देखोगे जब जनरल मीटिंग है एजीएम, तो उसमें लिखा होता है एनुअल जनरल मीटिंग लेना है, तो ये स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो हर साल एक मीटिंग होना चाहिए जो कि एजीएम रहेगी, एंड शैल स्पेसिफाई द मीटिंग एज सच यानी एज एजीएम इन द नोटिस कॉलिंग इट, एंड नॉट मोर देन 15 मंथ्स। ये दूसरी लिमिट आ गई। तो पहला हो गया हर साल एक, नॉट मोर देन 15 मंथ शैल elapse बिटवीन द डेट ऑफ वन एजीएम ऑफ द कंपनी एंड दैट ऑफ द नेक्स्ट। पहली लिमिट हो गई आपकी एक कैलेंडर ईयर वाली, हो गई आपके दो एजीएम के बीच का गैप नॉट मोर देन 15 मंथ्स, ठीक है। तो 15 महीने मैक्सिमम, 3 मंथ्स के ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ये दो लिमिट हो गई। अब थर्ड लिमिट जो है ये प्रोविजो में बताई हुई है। तो प्रोविजो क्या बोलता है? प्रोविजो बताता है इन केस ऑफ फर्स्ट एजीएम इट शैल बी हेल्ड। तो फर्स्ट एजीएम बताया पहले, तो ऊपर का रूल फर्स्ट एजीएम को नहीं लग रहा। फर्स्ट एजीएम को एक रूल लगता है विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल, जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ वहां से 9 मंथ्स के अंदर, एक सिंपल सा रूल है। और इन एनी अदर केस यानी फर्स्ट के अलावा जो एजीएम है, तो पहले फर्स्ट एजीएम बोल दिया, और अदर केस यानी सब्सिक्वेंट एजीएम, ये एक्चुअल वर्डिंग्स ऑफ द एक्ट पढ़ रहे हैं हम। तो इन एनी अदर केस दैट मीन्स इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट एजीएम विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, तो यहां बोल दिया 6 महीने के अंदर, 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल।
ठीक है, तो फर्स्ट एजीएम के केस में 9 मंथ्स बोला है, और एनी अदर एजीएम यानी सब्सिक्वेंट एजीएम के केस में 6 मंथ। फिर ये भी क्लैरिफाई कर दिया कि अगर फर्स्ट एजीएम इस प्रकार से ले ली गई है 9 मंथ्स पहले, 9 मंथ के अंदर, तो ये दो रूल्स फॉलो नहीं भी हुए तो चलते। द कंपनी होल्ड्स इट्स फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग एज अफोरसेड, ऐसे अगर ले लिया, इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर कंपनी टू होल्ड एनी एजीएम इन द ईयर ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। जो इनकॉर्पोरेशन का ईयर होता है उस साल कोई एजीएम नहीं होती। जिस साल वो बनी थी तो उस साल आप देखो कोई एजीएम नहीं हुई, फर्स्ट एजीएम आपकी अगले साल होगी, तो यहां पे आपकी फर्स्ट एजीएम हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट एजीएम अगले साल होती है, तो फर्स्ट ईयर में देयर विल बी नो एजीएम, फर्स्ट एजीएम विल बी हेल्ड इन द सेकेंड ईयर। ठीक है, और उसके बाद फिर हर साल होते रहेगी। ठीक है, उसके बाद फिर ये रूल लगते रहेगा। ठीक है, तो ऐसा है, सिंपल है, वही दिया है। इफ अ कंपनी होल्ड्स इट्स फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग एज अफोरसेड, it shall not be necessary for a company to hold any AGM in the year of its incorporation, provided proviso important है। वैसे तो ये तीनों पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, प्रोविजो इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है इस पे कि एक कंपनी है, उसका इस साल इनकॉर्पोरेशन हुआ, के जो मेंबर्स हैं उनको नहीं पता था, डायरेक्टर्स को नहीं पता था, कुछ एजीएम वगैरह लेना पड़ता है, उन्होंने एजीएम नहीं लिए, दिसंबर का टाइम निकल गया, इसके बाद अब वो रजिस्ट्रार को बोलते हैं कि हमको टाइम एक्सटेंड करके दो, तो क्या टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं और कितने दिन से? तो फर्स्ट एजीएम है अगर, तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रोविजो स्पेसिफिकली बोलता है कि रजिस्ट्रार में अगर वो चाहे तो फॉर एनी स्पेशल रीजन एक्सटेंड द टाइम विद इन विच एनी एजीएम अदर देन फर्स्ट एजीएम, फर्स्ट एजीएम के लिए उसको पावर नहीं दिया है, शैल बी हेल्ड बाय अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स। तो रजिस्ट्रार में extend the time within which any AGM shall be held by a period not exceeding 3 महीना दे सकते हैं, लेकिन अदर देन फर्स्ट एजीएम। दैट मीन्स इसी को सिंपल शब्दों में देखें तो रजिस्ट्रार कैन नॉट एक्सटेंड द टाइम फॉर फर्स्ट एजीएम, फर्स्ट एजीएम के टाइम को चेंज नहीं किया जा सकता, बढ़ाया जा सकता, फर्स्ट एजीएम तो टाइम में होना। सेकेंड एजीएम लेना पड़ेगा, फर्स्ट एजीएम नहीं हुई उसका कॉन्ट्रवेंशन हो जाएगा, उसकी पेनल्टीज लगती है, देखेंगे अपन। गलत हो गया है तो वो गलती को अब फिर से एजीएम तो नहीं ले सकते, बट उसके लिए पेनल्टीज वगैरह रहेगी, और बाकी के जो कंप्लायंस है उसको कैसे क्या ठीक करना वो बताया जाएगा, बट एजीएम नहीं होगी, एजीएम खत्म। तो एजीएम का टाइम लिमिट है, उस टाइम के अंदर ही होना है। फिर तो मैक्सिमम 3 मंथ से ही बढ़ा सकता है वो भी, 3 मंथ से ज्यादा नहीं, वो भी सब्सिक्वेंट एजीएम को, फर्स्ट एजीएम को नहीं। ये सब आसान शब्दों में भी लिखा है, पहले तो एक्चुअल वर्डिंग्स दी है, फिर आगे आसान शब्दों में लिखा है। क्या देखते हैं अपन। अब ये मैंने नोटिस के साथ ही आपको पढ़ा दिया था, एजीएम को कब लेना चाहिए आपको, तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग बिजनेस करने आ रहे हैं, तो इट शुड बी ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि बिजनेस आवर्स के अलावा शाम को रख लिए 8 बजे, दिन भर ऑफिस गए और 8 बजे मीटिंग रख ली, ऐसा नहीं चलेगा। बिजनेस आवर्स भी डिफाइन किया है बिटवीन 9 AM to 6 PM, 9 बजे से शाम को 6 बजे तक के चलेगा। और फिर छुट्टी का दिन नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं 26 जनवरी आ रहा है मीटिंग ले लो, खैर जनवरी में तो नहीं होगी क्योंकि एजीएम है, तो एजीएम जनवरी में नहीं हो सकती, तो 15 अगस्त आ रहा है, छुट्टी का दिन है, चलो 15 अगस्त को मीटिंग ले लेते हैं, ये नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा मेन काम क्या है, बिजनेसेस करना, तो इट शुड बी अ वर्किंग डे, इट शुड नॉट बी अ नेशनल हॉलीडे, छुट्टी का दिन नहीं चलेगा। एंड कहाँ लेना चाहिए, शैल बी हेल्ड एट आरओ ऑफ द कंपनी, तो आरओ वो होता है जिससे पानी शुद्ध होता है, नहीं वो नहीं, आरओ यानी रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। और अगर रजिस्टर्ड ऑफिस इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस छोटा सा है, तो उतनी जगह नहीं है, तो आप कोई और जगह पे भी ले सकते हैं, और एट सम अदर प्लेस विद इन सच सिटी टाउन और विलेज इन विच आरओ ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। तो ये एक जनरल रूल है, रिसेंटली एक प्रोविजो ऐड किया गया है 2022 में, provided that AGM of an unlisted company may be held at any place in India. If the consent is given by in writing by or by electronic mode by all the members in,
अगर सब मेंबर्स बोलते हैं कहीं भी ले सकते हो मीटिंग, तो ले सकते हो विद इन इंडिया, लेकिन कंसेंट देंगे तब, ठीक है, विद इन इंडिया। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है क्योंकि रिसेंट है। और दूसरा, इस पे इन इंडिया वर्ड ध्यान रखना, सकता है कि आपको एक क्वेश्चन आ जाए, मैं बताया। और अनलिस्टेड कंपनी है, जरूरी नहीं प्राइवेट ही रहे, पब्लिक भी चलती है, बट अनलिस्टेड होना, लिस्टिंग नहीं होना चाहिए। लिस्टेड कंपनी अलग होती है। लिस्टेड कंपनी मीन्स जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में होती हैं, बीएसई एनएसई वगैरह में आपको दिखती है, वो लिस्टेड कंपनीज। अनलिस्टेड कंपनीज कहीं भी ले सकती है, जैसे हम लोग हैं कैब्स वाले हैं, हम लोग सोचते हैं चलो गोवा जाके मीटिंग करते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग बोलते हैं चलो थाईलैंड जाएंगे, बैंकॉक पटाया जाके मीटिंग करेंगे, तो नहीं कर सकते हैं। तो भले हर मेंबर भी कंसेंट करे तो भी वहां नहीं जा सकते आप, ठीक है। तो आप यहाँ भारत में कहीं भी रख सकते, लेकिन 100% मेंबर्स की कंसेंट लेना पड़ेगा, आइदर इन राइटिंग और बाय इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो अगर हर मेंबर कंसेंट देता है, 100% मेंबर एडवांस में कंसेंट देते हैं, तो आप कहीं भी देश भर में मीटिंग ले सकते हैं अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है। तो ऐसा है। We provided that central government may exempt any company from the provisions of this subsection subject to such conditions as it may। तो अगर चाहे तो कोई भी कंपनी को इन प्रोविजन से एग्जेम्प्ट किया जा सकता। फिर नेशनल हॉलिडे ये समझा दिया, मींस एंड इंक्लूड्स अ डे डिक्लेयर्ड एज नेशनल हॉलिडे बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल हॉलिडे बोला है वो, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को ही पावर होता है नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर करने का, तो वही डिक्लेयर कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं डिक्लेयर कर सकती, क्योंकि नेशनल हॉलिडे है तो देश भर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिक्लेयर कर। अब ये तो हो गया सेक्शन 96 खत्म। इसके बाद आगे दूसरे एक सेक्शन की कुछ लाइंस दी है, सेक्शन 129, वो भी सिर्फ दो ही सबसेक्शन यहां मैंने उठाया हूं, ये हम फिर से पढ़ेंगे जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे। क्या होता है जब कोई कंपनी होती है तो वो फाइनेंशियल, एक तो स्टैंड अलोन खुद के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो, और दूसरे होते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल। कंसोलिडेटेड का मतलब है जैसे हमारी सब्सिडरीज हैं, सब्सिडरी कंपनी के भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जोड़े जाते हैं। आपको कंसोलिडेशन की प्रोसेस पढ़ना है अकाउंट्स में, अकाउंट्स में आपको बहुत सारी जगह ऐसा दिखेगा कि कंपनी लॉ का वहाँ पे हेल्प होती है, कि एक्चुअली कंपनी लॉ में प्रोसीजर दी है, चीज़ें बताई गई है, और उसको आप प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन अकाउंट्स में देखते हो। आपको कई बार शर्मा सर बताएंगे भी, बोलते हुए दिखेंगे कि ये चीज़ लॉ में दिखी है, तो सर ऐसा नहीं बोलेंगे, सर बोलेंगे ये आपको लॉ वाले सर बताएंगे, तो आपको यहाँ पे पता लगेगा। तो हाँ ऐसे ही बोलेंगे सर, तो आपको ये लॉ वाले सर बताएंगे। तो मैं ऑलरेडी यहाँ बता चुका रहूँगा बहुत सारी, जैसे कंसोलिडेशन वगैरह की कुछ चीज़ें रहेगी, और भी बहुत सारी चीज़ें रहेगी जो पढ़ते हो आप अकाउंट्स में। जैसे कुछ रिजर्व्स बन रहे हैं, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, तो वो अकाउंट्स का हिस्सा नहीं है, वैसे वो लॉ का हिस्सा है, लॉ में लिखा है वो, ये बनाना पड़ता है आपको। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है तो वो यहाँ लिखा है। अगर आपका लॉ वीक रह गया तो अकाउंट्स में भी तकलीफ जाती है, अकाउंट्स में समझता ही नहीं ये काय को बना रहे हैं, इतने अमाउंट का क्यों बन रहा, सब लॉ में लिखा है। तो लॉ और अकाउंट्स ये कहीं ना कहीं ओवरलैप होता है, और ऑडिट तो बहुत जगह होता है। तो आप देखेंगे कि लॉ में जो कंपनी ऑडिट हम पढ़ेंगे वैसा का वैसा कंपनी ऑडिट आपको ऑडिट में भी देखने को, सेम ही चीज़ आपको दोनों देखने को। ये एक सब्जेक्ट है जिसका आपको दो तीन जगह फायदा होता है, वैसे टैक्सेशन में भी दिखेगा, जब आप इनकम टैक्स पढ़ोगे में आपको दिखेगा बहुत सारे यहाँ राइट इश्यूज वगैरह हैं। अगर ये नहीं समझा राइट इशू तो वहाँ टैक्सेशन उसका समझना तकलीफ, राइट इशू बोनस इशू में कैसे कैपिटल गेन निकलते हैं, सब यहाँ से आएगा। तो देखते हैं, तो सेक्शन 129 आगे पढ़ेंगे हम, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रखने से ही डील करता है कि अब मेंबर्स को क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अडॉप्ट करना है। तो अडॉप्ट करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये इनके सामने रखते हैं, तो यही चीज लिखी है 129 में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी शैल, अगेन कंपल्शन है, एट एवरी एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग में किया जाता है, डे बिफोर द मीटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द फाइनेंशियल, के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और अगर आपकी कोई सब्सिडरीज हैं आपको कंसोलिडेट भी करना पड़ता है, अगर आपकी सब्सिडरी है तो उसके भी प्रॉफिट और कंसोलिडेट करो, टोटल कितना प्रॉफिट है उसके एसेट्स जोड़ो, लायबिलिटीज, तो ये दोनों बैलेंस शीट पी एंड एल को कंसोलिडेट करके आपको तो दोनों रखना पड़ता है, स्टैंड अलोन एज वेल एज कंसोलिडेट, ठीक है। तो कंसोलिडेशन की पूरी प्रोसेस है, तो ये आप पढ़ने वाले हैं अकाउंट्स में। तो वेयर अ कंपनी हैज वन और मोर सब्सिडरीज इट शैल,
अगेन कंपल्शन है। इन एडिशन, तो ऊपर जो दिया है वो तो करना ही है, टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइडेड अंडर सबसेक्शन 2, ऊपर जो दिया है खुद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये तो रखना ही है, ये जो खुद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये रखना ही है। इसके अलावा प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जोड़ के of the company and of all the subsidiaries in the same form and manner as of its own। जैसे खुद के हैं वैसे ही दूसरे के जोड़ना पड़ता है, कि अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करो, प्रकार के डेप्रिसिएशन रेट्स वगैरह फॉलो करो, और फिर इनको भी रखना पड़ता है बिफोर एजीएम। तो subsidiaries in the same form and manner as that of its which shall also be laid before the AGM of the along with laying of its फाइनेंशियल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी रखते हैं और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रखते हैं बिफोर द मेंबर्स और मेंबर्स, ठीक है। फिर अब यहाँ पे पूरा सेक्शन तो कंप्लीट हो गया, सेक्शन तो यहीं कंप्लीट हो जाता है 196 और 129 ये एडिशनली हम दूसरे चैप्टर से लेके आ रहे हैं समझने के लिए। फिर पर्पस ऑफ एजीएम इज टू इन्फॉर्म द शेयर होल्डर्स, तो हमारा मेन मकसद क्या है, एजीएम क्यों ले रहे हैं, पिछले साल हमने क्या किया, कितने प्रॉफिट्स बढ़े, कितना हमारा एसेट्स ग्रोथ हुआ, या फिर लायबिलिटीज कितनी बढ़ चुकी है, ये सब चीजें हमको पता लगती है। पर्पस ऑफ एजीएम इज टू इन्फॉर्म द शेयर होल्डर्स द प्रोग्रेस मेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड द प्रेजेंट पोजिशन। प्रीवियस ईयर भी बताया जाता है, पिछले साल, अभी क्या चल रहा है और आगे के क्या प्रोस्पेक्ट्स है, आगे हम क्या करना चाहते हैं। जैसे कई बार एजीएम में ये भी बताया जाता है कि आगे हम ये नई नई टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं। रिलायंस की पिछली एजीएम में बताया गया था, रिलायंस की आपने एजीएम देखे होंगे, बताया था कि हम वर्चुअल रियलिटी के बॉक्स वगैरह लाने वाले हैं। रियलिटी यानी वो बॉक्स लगाते ना, अपने को लगता है कि अपन उसमें ही है गेम के अंदर टाइप की, वो भी चालू करने वाले हैं। फिर 5G चालू कर रहे हैं, 5G का चालू कर हाई स्पीड 5G चालू किया है। नागपुर में भी है क्या, भी रिसेंट ही 3-4 दिन पहले की न्यूज़। नहीं, अभी हाई स्पीड चालू किया, उसमें 2 प्रकार के रहते हैं 5G में, तो स्पेक्ट्रम होते हैं, उसके लाइसेंस बेचे जाते हैं। एक लाइसेंस होता है जिसमें स्पीड कम होती, रेंज ज़्यादा होती है, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसमें रेंज कम होती बट स्पीड एकदम अति होती। तो हमेशा वाईफाई में या 5G वगैरह में ये रहता ही है कि अगर आपका वो रेंज ज़्यादा है तो उसमें फिर स्पीड है वो कम हो जाती है, और रेंज कम है तो स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। अपने आप ही आप देखोगे कैब्स में 2 हैं आपको, एक अपना 5G जो नॉर्मल चलता है तो उसकी रेंज कम होती है, आपको नीचे का 5G ऊपर नहीं मिलेगा, नीचे के फ्लोर में ही दिखेगा वो, या दिखेगा भी तो एक डंडी आएगी। लेकिन उसका जो 2.4G रहेगा तो वो आपको ऊपर तक के मिल जाएगा, तो उसकी रेंज ज़्यादा है बट उसकी स्पीड कम होती है। अभी हाई स्पीड वाला उन्होंने चालू किया है, कुछ पहले की न्यूज़ थी, आप गूगल सर्च करोगे गई दिख रही है, दिखेगा वाईफाई, 1-2 डंडी होंगी, कनेक्ट कैसे होगा। अच्छा वो रहता ना ब्रेक, पासवर्ड ब्रेक भी होता, नहीं तो ये है इसमें बटन रहती है वो दबाओ और हॉटस्पॉट, ऐसा होता है, एक बटन होती है वो प्रेस करके रखो, मोबाइल सर्च करो, मोबाइल में आ जाएगा और वो ऑटो कनेक्ट हो जाएगा। चलो ठीक है, हाँ गलत बटन मत दबाना नहीं तो पूरा रीसेट हो जाएगा। उसमें 2 बटन होती है, एक बारीक बटन होती है वो दबा दिए तो पूरा रीसेट हो जाता है, फिर देख लेना उसमें लिखा होता है। चलो ठीक है, तो कोई भी कंपनी अपने प्रीवियस ईयर के बारे में बताती है, प्रेजेंट पोजीशन एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी बताती है, आगे हम क्या करने वाले हैं, तो ये सब चीजें बताई जाती है इन दी एनुअल जनरल मीटिंग। अब आगे दिया है कौन कौन सी मीटिंग, कौन कौन सी कंपनीज को लेना है ये मीटिंग, तो विच कंपनीज टू होल्ड, एवरी कंपनी, हर कंपनी को मीटिंग लेना है, वही है ऊपर जो दिया है उसको आसान शब्दों में लिखा है। whether public or private, having a share capital or not, limited or unlimited, listed unlisted, कोई भी हो, must hold an annual general meeting except किसी नहीं लेगी तो चले। when to hold, कब लेना है, earlier of these, earlier जो भी पहले होगी, इसमें से एक भी कॉन्ट्रवेंशन नहीं होना चाहिए। तो तीनों डेट्स आपको ध्यान रखना है, एक भी डेट बाहर नहीं जाना चाहिए, विद इन 3 डेट्स होना है। पहला तो सिंपल है,
every company other than OPC shall in each year, calendar year, hold in addition to any other meeting a general meeting as its annual general. हर साल each year बोला है. फिर not more than दूसरा है 15 months, 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए. shall elapse between the date of one AGM and that of the next. फिर within a period of 6 months from the date of closing of financial. Subsequent AGM, ये subsequent AGM के लिए, subsequent AGM must be held at the earliest of the 3 dates. ठीक है. Subsequent AGM, first AGM के लिए ये रूल नहीं लगता. First AGM के लिए एक ही रूल है, within 9 months. ठीक है, from the end of financial year within 9 months. एजेंडा क्या हो सकता है इसका? तो एजेंडा सेक्शन नंबर 102 में बताया गया था. 102 में हमने पढ़ा था कि दो प्रकार के बिजनेस होते हैं, एक ऑर्डिनरी बिजनेस और एक स्पेशल बिजनेस. तो ऑर्डिनरी बिजनेस तो रहेगा इसमें, बट स्पेशल भी आप कर सकते हो. स्पेशल बिजनेस के लिए अलग मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं है. तो ऑर्डिनरी 4 चीजें ये वो तो होगी. ऑर्डिनरी बिजनेस याद है, तो ये ADDA 4 चीजें. तो वो 4 चीजों के अलावा अगर आपको कुछ करना है तो वो भी आप इसमें कर सकते. स्पेशल बिजनेस आपको साथ में कंपनी का नाम भी बदलना, AGM होने ही वाली है तो उसी में बदल डालो. ऐसा जरूरी थोड़ी AGM होगी फिर अगली मीटिंग बुलाएंगे EGM, उसमें अपन नाम बदलेंगे. भी अगर आपके पास ये ऑलरेडी डिसाइडेड है कि हम नाम बदल देते हैं, AGM में ये भी कर सकते हो आप. आपको ऑब्जेक्ट चेंज करना है, AGM में ही कर डालो. तो आप ये ऑर्डिनरी बिजनेस तो करेंगे ही, तो इट मे कंप्राइज ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस एंड इवन स्पेशल बिजनेस भी आप इसमें. ठीक है. EGM में सिर्फ स्पेशल बिजनेस, कभी ऑर्डिनरी बिजनेस. एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में सिर्फ स्पेशल बिजनेस, और हर स्पेशल बिजनेस के साथ फिर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी. फिर नोटिस, ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 101 में. तो नोटिस ऑफ AGM, द नोटिस ऑफ मीटिंग मस्ट बी गिवन टू एवरी पर्सन एंटाइटल्ड. कौन कौन एंटाइटल्ड होता है ये भी हमने देखा था. हर मेंबर, अगर वो जीवित है तो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर वो घचक गया है, ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया है, प्लस डायरेक्टर्स प्लस ऑडिटर्स. इन लोगों को नोटिसेस दिए जाते हैं. देयर टू एटलीस्ट कितने दिन पहले? 21 क्लियर डेज बिफोर द डेट ऑफ द मीटिंग. 21 क्लियर डेज का नोटिस. शॉर्टर नोटिस भी वैलिड होता है अगर 95% ऑफ द मेंबर्स एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग कंसेंट दे देते हैं तो. कॉपी ऑफ द डायरेक्टर्स रिपोर्ट, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं ये सब आपको पहले डायग्राम में दिख जाएगा. तो डायरेक्टर्स रिपोर्ट लगी होती है इसके साथ, ऑडिटर्स रिपोर्ट लगा होता है नोटिस के साथ, इट मस्ट अकम्पनी द नोटिस. प्रॉक्सी फॉर्म भी लगाए होते हैं, मस्ट बी अटैच्ड टू द नोटिस, on which it must be specifically mentioned कि member who is entitled to vote is also entitled to appoint a proxy and proxy need not be a member. फिर notice must contain the statement of businesses to be transacted, that means agenda. एजेंडा भी उसमें होना. अब अगर अकाउंट्स रेडी नहीं है तो क्या होगा? कभी आपको कंफ्यूज करने को पूछ सकते हैं. तो अकाउंट्स रेडी नहीं थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोल रहे हैं ऑडिट नहीं हो पाया है, तो क्या AGM नहीं लेंगे तो चलेगा? तो नहीं चलेगा, AGM तो लेना ही है इवन इफ द अकाउंट्स आर नॉट रेडी. तो रिक्वायरमेंट ऑफ होल्डिंग एन AGM इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंटिंग द ऑडिटेड अकाउंट्स एट AGM. तो नहीं है तो भी आप मीटिंग बुलाओ और AGM तो रखो, भले ये बिजनेस नहीं हो पाएगा उसमें, बट AGM आपको लेना पड़ेगा. में फिर आपको रीजन भी बताना पड़ेगा कि अकाउंट्स नहीं बन पाया, ऑडिट क्यों नहीं हो पाया. तो 10 एनुअल जनरल मीटिंग मस्ट बी हेल्ड, कंपल्शन है, विद इन दी प्रिस्क्राइब टाइम इवन इफ ऑडिटेड अकाउंट्स आर नॉट रेडी. फिर क्या किया जाता है अगर ऑडिटेड अकाउंट्स नहीं है? तो ये हम अकाउंट्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे. अकाउंट्स ऑफ द कंपनी का जो चैप्टर है जिसमें 129 आने वाला है, हम पढ़ेंगे कि ऐसे केस में क्या किया जाएगा. तो इफ द मीटिंग इज एडजर्न, अगर मीटिंग एडजर्न हो जाती है, आज मीटिंग थी, कोरम मौजूद नहीं था, अगले हफ्ते चले गई, तो वो अगला हफ्ता भी इस टाइम लिमिट के अंदर होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी मीटिंग एडजर्न हो गई और फिर अब वो अक्टूबर में चली गई मीटिंग. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. आपकी मैक्सिमम टाइम लिमिट सितंबर ही है. अगर एडजर्न भी होती है मीटिंग तो विद इन सितंबर ही होना. आपने नहीं तो 30 सितंबर को बुलाए थे, आखिरी दिन मीटिंग कर लेंगे और आखिरी दिन कोरम नहीं आया और वो 7 अक्टूबर को चली गई. 7 अक्टूबर को चली गई तो कॉन्ट्रवेंशन होगा. तो इसीलिए आपको एक सफिशिएंट बफर लेके पहले ही रख लेना चाहिए मीटिंग को.
वैसे तो कोरम की दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम शेयर्स जो होते हैं प्रमोटर्स डायरेक्टर्स के ही पास हो जाते हैं, तो इसीलिए वो लोग, उनके रिलेटिव्स आ गए तो वैसे ही कोरम मौजूद हो जाए। तो इवन इफ एडजर्न होती है, तो एडजर्न मीटिंग मस्ट ऑल्सो बी हेल्ड विद इन द मैक्सिमम टाइम। ठीक है, तो एडजर्न होने के बाद भी मैक्सिमम टाइम आपका फॉलो होना ही चाहिए। ठीक है। हाँ, किसमें? एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में नहीं, वहां सिर्फ स्पेशल बिजनेस ही रहे, ये अपन ने पढ़े थे। क्या है वो देखेंगे ना अपन कैसा होता है, बाद में देखेंगे वो। तो ऑर्डिनरी बिजनेस एजीएम में ही होंगे, ये ईजीएम में नहीं होंगे, बट स्पेशल बिजनेस दोनों में हो, एजीएम। ठीक है, ऑर्डिनरी सिर्फ एजीएम में ही। कोई और डाउट यहाँ तक के? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 97 सिंपली इतना बताता है कि अगर आपने एजीएम नहीं लिया तो एनसीएलटी एजीएम बुला सकता है, और इसकी पेनल्टीज भी हैं, वो हम देखेंगे अलग से। 97, 98, 99 ये सब लाइन से हैं। 99 में पेनल्टीज बताई है, 96, 97, 98 का अगर कॉन्ट्रवेंशन होता है तो 99 पेनल्टी। ठीक है, तो यहाँ पेनल्टी नहीं लिखी है, यहाँ सिर्फ ये लिखा है सेक्शन 97 ऑफ द कंपनीज एक्ट ये बोलता है अगर डिफॉल्ट हो गया तो क्या होगा। तो यहाँ पे ट्रिब्यूनल इंटरफियर करेगा, एनसीएलटी आएगा और एनसीएलटी बोलेगा एजीएम बुलाई जाए। तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं बुला रहे हैं, किसी दिक्कत के कारण कंसेंट नहीं बन पा रही, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में झगड़े हैं, ऐसे केसेस में एनसीएलटी बोलेगा कि मीटिंग बुलाई जाए। So if default is made in holding an AGM in accordance with the provisions of this act, NCLT may on an application by any member, अगर किसी ने मेंबर ने अप्लाई किया है तो कॉल और डायरेक्ट द मीटिंग टू बी कॉल्ड, या तो खुद बुलाएगा और डायरेक्ट द कॉलिंग ऑफ द जनरल मीटिंग ऑफ द एंड गिव सच डायरेक्शंस एज इट थिंक्स फिट, जैसा चाहे वैसे फिर वो मीटिंग को कंडक्ट किया जा सकता है। में वो ये भी बोल सकता है दैट इवन वन मेंबर प्रेजेंट बाय पर्सन और बाय प्रॉक्सी शैल बी डीम टू कॉन्स्टिट्यूटिंग। कोरम एक व्यक्ति भी हो सकता है जब 97 लगेगा तब। सिमिलर है 98, फर्क सिर्फ इतना है 97 पावर देता है ट्रिब्यूनल को, पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल एजीएम, एजीएम बुलाने का पावर देता है 97, और 98 ईजीएम बुलाने का पावर। बाकी दोनों सेक्शन सेम है। ठीक है, तो एजीएम बुलाने का पावर है 97 में। 97 बस इतना ही है कि अगर एजीएम नहीं लिया, कंपनी ने नहीं बुलाया, तो ऐसे केस में एनसीएलटी कैन कॉल दी मीटिंग, या तो खुद कॉल करेगा या वो डायरेक्ट करेगा कि कॉल करो। एंड वो ये भी बोल सकता है दैट इवन इफ वन मेंबर इज प्रेजेंट बाय पर्सन और बाय प्रॉक्सी देन इट विल। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। 121 बाद में देखेंगे, रेट पढ़ना था कभी नहीं हो, वापस ऊपर चलते हैं। पढ़ सकते हैं, ऊपर चलते हैं। कोई डाउट यहाँ तक के? हाँ, ये कुछ जनरल बातें देख लेते हैं। पेज नंबर 11.33 पे है, एक छोटा सा डिफरेंस दिया है तीन चीज़ों का, डिसोल्यूशन, पोस्टपोनमेंट एंड एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग। तो डिसोल्यूशन यानी मीटिंग पूरी तरह से खत्म हो जाना, अब ये मीटिंग नहीं होगी, कैंसिल हो जाना, इसको डिसोल्यूशन। फिर पोस्टपोनमेंट, पोस्टपोनमेंट यानी मीटिंग होगी बट आगे चल के होगी। एडजर्नमेंट में भी आगे होती है, लेकिन दोनों में फर्क होता है। तो पेज नंबर 33 पे, तो पोस्टपोनमेंट और एडजर्नमेंट में हल्का सा फर्क है। अगर हम मीटिंग लेने के पहले ही पोस्टपोन कर दें तो उसको हम पोस्टपोनमेंट बोलते हैं। जैसे आज मीटिंग होने वाली थी बट मैंने आज के बदले बोल दिया कि आज नहीं होके अगले हफ्ते होगी, ये पोस्टपोनमेंट हो जाएगा। आज क्लास थी
मेरा आना नहीं जमा, क्लास होने के पहले ही मैंने सुबह सुबह मैसेज कर दिया कि आज क्लास नहीं, डायरेक्ट अब कल मिलेंगे। ये पोस्टपोन होने का मतलब है अगले दिन जाना, लेकिन मीटिंग होने के पहले ही। मीटिंग अभी तक के कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई, लोग आए ही नहीं, के पहले ही मैंने इसको आगे की डेट पे ले गया, दैट इज कॉल्ड। और एडजर्नमेंट में लोग आते हैं, मीटिंग में लोग बैठते हैं, लेकिन मीटिंग आगे की डेट पे ले जाई जाती है, तो इसको एडजर्नमेंट बोलते हैं। फर्क यह है कि मीटिंग कॉन्स्टिट्यूट होने के पहले अगर आगे चली गई तो इसको, और अगर मीटिंग होती है, लोग आते हैं और फिर डिसाइड किया जाता है या तो कोरम मौजूद नहीं है या रेजोल्यूशन पास किया गया है कि इसको अगली तारीख पे ले जाते हैं, तो ये कहलाती है एडजर्न। ठीक है, तो एडजर्नमेंट मीन्स तारीख पे तारीख जो है हम एडजर्नमेंट बोलते हैं, आज के बदले दूसरी। और डिसोल्यूशन यानी खत्म ही हो गया, जिसमें मीटिंग बुलाई थी बट बाद में फिर खत्म हो गई, कैंसिल हो गई। तो डिसोल्यूशन ऑफ द मीटिंग रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर द मीटिंग नो लॉन्गर एग्जिस्ट, मीटिंग है ही नहीं एज सच। इट्स प्रोसीडिंग्स आर नॉट मियरली सस्पेंडेड बट एग्जॉस्टेड, ये सिर्फ सस्पेंड नहीं हुआ, ये पूरा खत्म हो चुका है, नेस्त नाबूद हो चुका है, एग्जॉस्ट हो चुका है। पोस्टपोनमेंट, व्हेन द डेट ऑफ मीटिंग इज शिफ्टेड टू अनदर डेट without conducting the meeting at all, it is called as post। तो without conducting the meeting at all, मीटिंग हुई च नहीं और डायरेक्टली आगे की डेट पे चली। और एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट का मतलब होता है जब मीटिंग हुई और उसके बाद उसको कोई फ्यूचर डेट पे ले गए। तो व्हेन अ मीटिंग इज डिसॉल्व्ड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ होल्डिंग इट अगेन, आगे लेने वाले हैं ऑन सम फ्यूचर डेट, सच एन एक्ट इज कॉल्ड एज एडजर्न। कब कब एडजर्न हो सकती है, केसेस बताए हैं। एक, बिजनेस फिनिश नहीं हो पाए, बहुत सारे काम थे तो 20 रेजोल्यूशन पास करना था, एक दिन में 20 रेजोल्यूशन पाए, तो डिस्कशन ज़्यादा हो गया और पूरा टाइम उस पर चला गया, तो हमने अगली तारीख पे ले गए इसको, तो ये कहलाता है एडजर्नमेंट। फिर दूसरा, जब कोरम प्रेजेंट नहीं था, व्हेन कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर फ्रॉम द अपॉइंटेड टाइम, तो अगेन ये एडजर्न हो जाती है अगले हफ्ते में। फिर इफ मोशन फॉर एडजर्नमेंट इज अडॉप्टेड, यानी रेजोल्यूशन पास किया गया है कि एडजर्न किया जाए, आज नहीं रखते हम अगले हफ्ते रखते हैं। जैसे कि मैं कोई डिसीजन लेने वाला था, अब मैंने देखा कि यहाँ पे तो सिर्फ डायरेक्टर्स लोग ही हैं, बाकी मेजर शेयर होल्डर्स वगैरह लोग आए ही नहीं, तो मैंने बोला कि चलो इसको हम एडजर्न करते हैं, और इसमें हमने रेजोल्यूशन पास किया एडजर्नमेंट। तो ऐसे केसेस में भी अगले हफ्ते चले जाएगी। या व्हेन पोल इज डिमांडेड, तो आपको पता है पोल डिमांड किया जाता है, तो फिर ये 48 आवर्स के अंदर होता है, क्योंकि तुरंत हो ये जरूरी नहीं, 2 पोल तुरंत होते हैं। कौन कौन से याद है क्या कि भूल गए? हाँ, चेयरमैन का अपॉइंटमेंट करना और दूसरा एडजर्नमेंट का, एडजर्नमेंट करना, एडजर्नमेंट का पोल तुरंत होता है। तो नहीं तो हम बोलेंगे ठीक है आज मीटिंग कर लेते परसों देखेंगे, तो ये नहीं चलेगा। अगर किसी ने पोल डिमांड किया है फॉर एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग, तो ये तुरंत होना चाहिए। दूसरा चेयरमैन के अपॉइंटमेंट, ये दोनों तुरंत होना चाहिए। तो बाकी के पोल 48 आवर्स में होते हैं, तो अगर 48 आवर्स में होंगे तो आज तो नहीं हो पाएंगे, तो एडजर्न हो जाएगी, कल होगा फिर। ठीक है, ऐसा है। तो ये एक सिंपल सा डिफरेंस है तीनों के बीच का। अब हम और ऊपर आते हैं, मिनट्स के ऊपर थोड़े से चर्चा कर लेते हैं। मिनट्स वैसे टाइम उतना थोड़ा सा तो देखना ही है, एक और क्या बचा है अपना, ये बचा है, ये कोई खास काम का नहीं है, चलो यही पढ़ लेते हैं अपन, ये दो पढ़ लेते हैं, 116 और 117, पेज नंबर 26। तो पेज नंबर 24 से वैसे चालू होता है, पेज नंबर 24 पे हमने देखे थे रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी स्पेशल हो सकता है, ये दो देख चुके हैं। रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस ये बचा है अभी। फिर सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन एंड स्टेटमेंट ये भी बचा है अभी। पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट देख चुके हैं हमने। एंड ये रजिस्ट्रेशन ऑफ रेजोल्यूशन एंड एग्रीमेंट, ये वाला एक सेक्शन अभी देख लेते हैं। ऑर्डिनरी स्पेशल देख चुके हैं हमने, 114 में बताया गया था। फिर 111 बचा है सर्कुलेशन। फिर पोस्टल बैलेट ऑलरेडी देख चुके हैं। एक नोट दिया है, कभी क्वेश्चन नहीं आया इस नोट पे,
बट 116 ये प्रोवाइड करता है कि जब एडजर्न मीटिंग में रेजोल्यूशन होगा तो उसको हम ये मानेंगे कि एडजर्न मीटिंग में ही हुआ है। जनरली बाकी केसेस में क्या होता है, जैसे समझो पोस्टल बैलेट है, आज यहाँ पे मीटिंग हो गई और डिसीजन हमको बाद में पता लगा, यहाँ पे डिसीजन पता लगा, तो हम मानते क्या है कि यहीं पे ये रेजोल्यूशन पास हो चुका। तो कोई भी केस में अगर हम पोल डिमांड करते हैं या फिर अगर कोई भी किसी भी रीजन से आगे की डेट पे भी हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हुई है, डिसीजन बाद में पता लगा, तो भी हमने क्या पढ़ा, माना जाता है कि जिस दिन मीटिंग है उस दिन डिसीजन हुआ है। याद है, ये पढ़ा था अपन ने। लेकिन एडजर्न मीटिंग में ये रूल नहीं लगता, बाकी सब जगह लगता है, सिर्फ एडजर्न मीटिंग में समझो आज मीटिंग थी लेकिन आज से ये एडजर्न हो गई और अगली डेट पे आ गई। समझो 10 तारीख को मीटिंग थी बट ये अगली डेट पे आ गई और 20 तारीख को मीटिंग हुई। ऐसे केस में यहां पे अब मीटिंग हुई है तो डिसीजन 20 को हुआ ऐसा माना जाए, ये 10 को नहीं माना जाए। ठीक है, तो ये चीज क्लैरिफाई करता है सेक्शन 116। तो वेयर रेजोल्यूशन इज पास्ड एट एन एडजर्न मीटिंग of the company or holders of any class of shares in a company or board of directors of company, resolution shall for all purposes be treated as having been passed on the date on which it has been passed in fact, जब असलियत में वो पास हुआ तब ये पास हुआ ऐसा हम मानते हैं। and shall not be deemed to have been passed on earlier date, तो इसमें earlier date वाला रूल नहीं। ठीक है, and shall not be deemed to have been passed on, ऐसा है। एक और सेक्शन है 117, तो ये छोटे से सेक्शन है 116 117, तो हमने पॉइंट्स देख रहे हैं इसमें। ये है 116, तो रेजोल्यूशन एट एडजर्न मीटिंग, तो ये जिस दिन एक्चुअल में वो रेजोल्यूशन पास हुआ उस दिन पास हुआ ऐसा माना जाता है। ठीक है, फिर 117, ये कुछ रेजोल्यूशंस को आपको फाइल करना पड़ता है। हर एक रेजोल्यूशन को आरओसी के पास फाइल नहीं करते, कुछ रेजोल्यूशंस आपको फाइल करना पड़ता है। तो सेक्शन 117 बताता है रेजोल्यूशंस एंड एग्रीमेंट्स टू बी फाइल्ड, और कहाँ फाइल करेंगे हम, आरओसी के पास। आरओसी को बताना पड़ता है हमको कि ये रेजोल्यूशन हमने पास किया। कॉपी ऑफ एवरी रेजोल्यूशन और एनी एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 3, कौन कौन सी चीज आपको पास करना है, फाइल करना है, तो जो सबसेक्शन 3 ये वाले, ये वाली चीजें आपको बताना पड़ता है। ठीक है, तो ये फाइल करना है together with explanatory statement if any annexed to the notice shall be filed with the registrar within a period of 30 days, 30 दिन का टाइम होता है, of passing or making thereof in such manner and fees within time specified as may be prescribed, तो 30 दिन के अंदर आपको ये फाइल करना है। as may be prescribed, तो इसके लिए हमको रूल्स पढ़ना पड़ता है और रूल्स में बताया हुआ है, तो रूल्स आगे रूल्स दिए हुए हैं, पूरे रूल्स नहीं है, आपको फीस वगैरह नहीं पूछी जाती, फीस कितनी लगती है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ टाइम लिमिट के बारे में बताया है। अगर आप 30 दिन में नहीं फाइल कर पाए तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, यू कैन फाइल इट विद इन 270 days फ्रॉम द डेट ऑन विच इट शुड हैव बीन सबमिटेड, दैट मीन्स टोटल 300 days मिलते हैं आपको। आपका रेजोल्यूशन जहाँ पास हुआ था, यहाँ पे पास हुआ, यहाँ से 30 days के अंदर यहाँ रेजोल्यूशन पास हुआ, 30 days में फाइल कर दो। 30 days में नहीं कर पाए तो 270 days एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो ओवरऑल यहां से अगर आप देखो यहां से 300 days का टाइम मिलता है। ठीक है, तो जिस दिन आपने पास किया रेजोल्यूशन वहां से 30 दिन के अंदर, अगर 30 दिन में कर दोगे तो नॉर्मल फीस लगेगी, अगर 30 दिन में नहीं किया तो इसके बाद एडिशनल फीस लगती है। इसके बाद क्या करोगे, अगर ये भी निकल गया टाइम लिमिट तो इसके बाद भी फाइल कर सकते, ये बताया हुआ है, इसके बाद फिर और एडिशनल फीस, पेनल्टीज वगैरह भी लगेगी, तो यहाँ पे फीस, एडिशनल फीस, पेनल्टीज।
ही दिया है। तो पहले बोला है 30 दिन के अंदर फाइल करना है, फिर दूसरा बोला है विद इन अ पीरियड ऑफ 270 डेज फ्रॉम द डेट बाय विच इट शुड हैव बीन सबमिटेड। तो ये सबमिट हो जाना चाहिए था यहाँ तक, इसके बाद 270 दिन और ऑन पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस। ठीक है, तो एडिशनल फीस देना पड़ेगा। इसके बाद भी सबमिट करना है, बी ऑल्सो सबमिटेड फाइल्ड और रजिस्टर्ड और रिकॉर्डेड आफ्टर 270 डेज ऑन पेमेंट ऑफ फीस एंड एडिशनल फीस। तो यहाँ पे और ज़्यादा फीस लगे तो हम एड वैलोरम फीस, एड वैलोरम यानी वो फिर डिपेंड करती है, वो टाइम के हिसाब से बढ़ती जाएगी पर डे की फीस। फिर ये याद रखने की वैसे ज़रूरत नहीं है ये सब टाइम लिमिट, मैक्सिमम आपको ये 30 और 270 डेज पूछ के अलावा कुछ नहीं। फिर provided copy of every resolution which has effect of altering the articles and copy of every agreement referred to in subsection 3 shall be embodied in or annexed in a copy of every articles। तो जितने भी आर्टिकल्स हैं, अगर आर्टिकल्स ही चेंज किया है आपने तो हर कॉपी में वो चेंज होना चाहिए। आर्टिकल्स आपके हैं सब आर्टिकल्स में उतना चेंज आपको करना पड़ेगा। भले ये वैसे हम आगे फिर से पढ़ेंगे, जब हम सेक्शन 14-15 पढ़ेंगे तब देखेंगे। फिर अगर नहीं किया तो पेनल्टी है। If any company fails to file the resolution or agreement before the expiry of the period specified therein, such company shall be liable to a penalty of 10,000 rupees, याद रखने की जरूरत नहीं है, and in case of continuing failure with 100 rupees for each day after the first during which the failure continues, subject to maximum 2 लाख रुपीज। तो ये कंपनी की पेनल्टी हो गई, मिनिमम 10,000, मैक्सिमम 100 रुपीज पर डे अप टू टैक्स। एंड इसके अलावा ऑफिसर इन डिफॉल्ट, एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट इंक्लूडिंग लिक्विडेटर ऑफ कंपनी शैल बी लायबल टू मिनिमम पेनल्टी अगेन 10,000। फिर कंटेनिंग फेलियर है तो वही 100 रुपीज पर डे है, बट मैक्सिमम अप टू 50, सेम ही मैक्सिमम 100 पर। ठीक है, वैसे याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बट आपको कहीं पेनल्टी याद रखना है तो ऐसे शॉर्ट में लिख के रख लो, ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, यहाँ तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट 117 पूरा ही कुछ खास काम का नहीं है, तो 116 और 117 ऐसे ही बस एक बार रीड कर लेना। कौन कौन से रेजोल्यूशंस आपको फाइल करना पड़ता है विथ रजिस्ट्रार। पहला स्पेशल रेजोल्यूशन, जो भी स्पेशल रेजोल्यूशन आप पास करोगे वो सब फाइल होंगे। रेजोल्यूशन जो कि विच हैव बीन एग्रीड टू बाय ऑल द मेंबर्स, यानी यूनैनिमस कंसेंट से जो पास हुआ है, और अगर इसको पास करना है तो रेजोल्यूशन को स्पेशल करके ही पास करना चाहिए। दैट मीन्स इन सिंपल टर्म्स जो स्पेशल रेजोल्यूशन है भले इसमें 100% कंसेंट मिली है तो वो भी आपको फाइल करना है। रेजोल्यूशंस विच हैव बीन एग्रीड टू बाय ऑल द मेंबर्स, दैट मीन्स 100%, but which if not so agreed to would not have been effective for their purpose unless they had been passed as special resolution। in simple terms special resolution ही है, but 100% मिल चुकी है कंसेंट, फिर भी आपको ये। ठीक है, फिर एनी रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी और एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड जिसमें आप अपॉइंट या रीअपॉइंट करते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर को, तो एमडी के अपॉइंटमेंट के रेजोल्यूशंस पास करना पड़ता है। तो अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रिन्यूअल, वेरिएशन ऑफ टर्म्स ऑफ, ये सब आपको फाइल करना पड़ेगा, भी मैनेजिंग डायरेक्टर से रिलेटेड। डी पॉइंट है रेजोल्यूशन, ये भी सिमिलर है लेकिन एक क्लास मीटिंग की बात हो रही है, विच हैव बीन एग्रीड टू बाय एनी क्लास ऑफ मेंबर्स बट विच इफ नॉट सो एग्रीड would not have been effective unless it is passed by specified majority, and all the resolutions which effectively bind such class of members though not agreed to by all। in simple terms क्लास मीटिंग के रेजोल्यूशन आपको फाइल करना है। फिर ई ओमिट हो गया है, ओमिट हो गया है ना नहीं वो वोमिट होता है, ओमिट हो गया है ना, ये नहीं है, हटा दिया गया है। आगे का भी ये याद रखने की जरूरत नहीं है। वॉलेंट्री वाइंडिंग अप जब होता है कंपनी का, आपको इस साल नहीं है अगले साल रहेगा। वॉलेंट्री वाइंडिंग अप अपने इच्छा से जब कंपनी बंद हो रही है,
इन पर्सन्स ऑफ सेक्शन 59 ऑफ IBC, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ये फाइनल लेवल पे आपको है ये वाला कानून, अभी है, नया कोर्स आएगा तो हट जाएगा। तो रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग कंपनी टू बी वाउंड अप वॉलेंट्रीली, वॉलेंट्री वाइंडिंग अप के रेजोल्यूशन को आपको फाइल करना पड़ता है विद द रजिस्ट्रार। फिर रेजोल्यूशन पास्ड इन पर्सन्स ऑफ सेक्शन 179(3), 179(3) का रेजोल्यूशन, ये आपको इस साल नहीं है, ये कुछ इंटर कॉर्पोरेट लोन्स की बात करता है, लोन्स वगैरह जो दिए जाते हैं वो लोन्स के रेजोल्यूशन आपको पास करना पड़ता है। दिए ये आगे, ये दिया है कि कौन से केस में नहीं लगेगा। अगर यही लोन ये दिया गया है बाय बैंकिंग कंपनी तो ये फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैंक का तो काम ही होता है लोन देना लेना। वैसे ही NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इनको भी फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती। नेशनल हाउसिंग बैंक को फाइल करने की। तो एक जनरल कंपनी अगर दूसरी कंपनी को लोन्स देगी तो वो फाइल करना पड़ता है, तो हम इंटर कॉर्पोरेट लोन, ये भी आपको नहीं है इस साल। इनफैक्ट ये अगले साल भी फाइनल में नहीं रहेगा अगर हट गया तो। फिर एनी रेजोल्यूशन और एग्रीमेंट विच एज में बी प्रेस्क्राइब, तो ये रेजोल्यूशंस आपको पास करना है और फाइल करना है। ठीक है, तो रटने की ज़रूरत नहीं है, इस पे सवाल आने के चांस ना के बराबर है। C कैटेगरी क्वेश्चन है, ये भी C कैटेगरी है। यहाँ से हम देखें तो ये दोनों कोई खास काम के नहीं है। फिर 118 देखेंगे हम मिनट्स, ये अगली क्लास में देखेंगे। वैसे अगली क्लास में अपन 100 से चालू कर लेंगे, 100, फिर टाइम बचेगा तो मिनट्स पे जाएंगे। तो कोई डाउट है क्या? नहीं तो कंक्लूड करते हैं। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, मेरी एक और क्लास है, तुरंत कंक्लूड